सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर लगी हैं, जहां तालिबान की वापसी एक बदले हुए रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि तालिबान बदल गए हैं। अब तक के इक़दामात को देखते हुए ये बात गलत भी महसूस नहीं होती। आज नया बयान ये सामने आया है कि लड़कियों को भी आला तालीम की इजाज़त होगी। दाढ़ी, बुर्क़े और म्यूज़िक के मामले पर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी और मुज़ाहमत की बजाय मुफाहमत पर जोर। बदतरीन मुखालिफिन के लिए भी आम मुआफ़ी का ऐलान, ख़वातीन को काम की इजाज़त। और ये सब जिस तरह से हमने देखा कि ऐलानात हुए और उसके बाद इस पर तालिबान ने काफ़ी हद तक अमल दरामद करके दिखाया। लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये है तालिबान के लिए कि किस तरह से मामलात को कंट्रोल किया जाए, नई हुकूमत किस तरह से लाई जाए, और उसके लिए अब 9 तकरीरें बड़ी कर भी दी हैं। और अब इसके साथ ये नज़र आ रहा है कि G7 का इजलास भी हो रहा है, तो वहाँ पर क्या तालिबान को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस बारे में भी सोच विचार हो रहा है। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब और गुलाम रज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि ये अहम तकरीरें की गई हैं और ये तकरीबन 9 रोज़ के बाद कई नए नाम सामने आए हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला, इंटेलिजेंस, फिर बैंक, सेंट्रल बैंक के लिए भी एक शख्स को नामज़द कर दिया, मर्ज़की बैंक के लिए भी सरबराह उनका तकर्र कर दिया गया। तो क्या इसका मतलब है कि एक तरह से अब वो हुकूमत साजी तो हो गई तालिबान की तरफ से, लेकिन क्या ये हालात भी कंट्रोल हो जाएंगे जो अब तक नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर काबुल की सूरत हाल, एयरपोर्ट की सूरत हाल? उसामा साहब, एक तो सबसे पहले जो चीज़ है, सारी दुनिया में जो तरीक़ाकार है, तालिबान बिल्कुल उससे उलट चल रहे हैं। सारी दुनिया में होता ये कि हेड ऑफ़ द स्टेट पहले इलेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर ओहदेदार जो होते हैं वो सामने आते हैं, मिनिस्टर सामने आते हैं, मसलन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी, यही दो होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, दूसरी यही 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहे हैं। तो पहले उसकी तैनाती होती है, उसका इलेक्शन होता है, उसकी सिलेक्शन होती है, उसके बाद वो अपनी कैबिनेट देता है। यहाँ पर कैबिनेट पहले आ रही है और अभी तक हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा उसका अभी कोई खुदोखाल सामने नहीं आ रहे। हाँ, ये एक पता चला है कि एक 12 रुकनी शूरा होगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे, जो उसके मेंबर होंगे। उसको हेड कौन करेगा, या क्या जो हेड होगा वो उस शूरा के नीचे काम करेगा, ये अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। कि मैं अगर वो हैबतुल्लाह साहब को जो है उनको हेड ऑफ द स्टेट बनाते हैं और उनके पैरेलल एक शूरा बना देते हैं जिससे वो मुशावरत करेंगे, क्या इस तरह का कोई सिस्टम होगा, क्या जो भी हेड होगा वो सदर कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि शूरा जो है वो उसकी कंसल्टेशन से वो सारा सिस्टम जो है वो आगे चलेगा। सही। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता तालिबान अपनी ग्रिप जो है उसको मजबूत करते जा रहे हैं। पहले तो अब आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ी बैंक जो है उसका प्रेसिडेंट भी आ गया, और वो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कल से बैंक खोलने का ऐलान भी कर दिया। लोगों को परेशानी थी, लोग बैंक से पैसे निकलवाना चाह रहे थे, एक रोज़गार ज़िंदगी उसको आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने आते सारी कोई बंदा निकाला नहीं, कोई ऐसी विंडिक्टिव बात नहीं की। उन्होंने कहा जी सारे वापस आए और अपना काम संभाले, सारे बैंक जो हैं वो कल से खुलना शुरू हो जाए। सही। इसी तरह से मेयर भी लगा दिए गए हैं। इस तरह वज़ीर ख़जाना है, उसको वज़ीर दाखिला है, इंटेलिजेंस चीफ है, वो भी मुकर्रर कर दिए गए। काबुल का गवर्नर, काबुल का मेयर, सारी जो पोजीशन थी वो उस पर ऑपरेशनल कर दिए गए ताकि काबुल में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो रूटीन में आ जाए। सही। और बाकी जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं वो उसके लिए वो जो जब बलसे शुरा एक्टिव हो जाएगी तो फिर डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब गुलाम रज़ा साहब, इसमें एक चीज़ अहम है जो अभी ज़बीला मुजाहिद जो इस वक्त सबसे अहम शख्सियत हैं, अगर तर्जुमान की बात की जाए, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो पंजशेर का मामला वो कहते हैं जी 80% तक हल हो चुका है उनकी नज़र में, कि लोग वहाँ लड़ना नहीं चाहते, ये सिर्फ आखिरी पॉकेट रह गई है जहाँ रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद जो वो अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद एक दिन क्या 1 घंटा भी लग रहा है देने को तैयार नहीं है, और कहते हैं कि अगर ना इनखला हुआ जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ से, तो फिर हम आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। इससे पहले बयान आ चुके हैं कि फिर उसके बाद हम फिर अपनी कार्रवाई करेंगे। मगर साथ वो कह रहे हैं कि अपने लोग ले जाएं, लेकिन अफगान जो लोग हैं, जो यहाँ का ब्रेन है, हुनरमंद लोग हैं,
जिनकी अफगानिस्तान को जरूरत है उनको मत लेकर जाएं। क्या अमेरिका इस चीज़ को मानेगा आपकी नज़र में? क्योंकि वो तो धड़ाधड़ लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। ये तो पाकिस्तान से भी आज ऑफर करें आप, चाहे डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, तो अमेरिका तो बहुत से लोग जाना चाहते हैं, तो वो अफगानिस्तान में जब ये ऑफर मिल रही है तो बहुत लोग जाना चाह रहे हैं। तो तालिबान क्या इस तरह से लोगों को रोक पाएंगे? क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि अमेरिका ने ही ये दरख्वास्त की हो तालिबान से कि आप जो लोग अफ़गानी यहाँ से जाना चाहते हैं उनको रोकें, हम उनको यूरोपीय यूनियन में या यूरोपीय यूनियन के ममालिक में या अमेरिका में नहीं चाहते कि वो आएँ, तो वहाँ पे किसी का तरह का वर्कलोड जो है वो बढ़े। तो 31 अगस्त के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं इंतज़ार में तालिबान। जो अभी बाबा डोगर साहब बात कर रहे थे कि जो काबीना की तश्कील शुरू हो गई है, लेकिन जो उनके अमीरुल मोमिनीन हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं किया गया। हाँ, तो वैसे वो कह रहे हैं कि हैबतुल्लाह जो है वो जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगे, जो तालिबान के इस वक्त अमीर हैं, यानी जी सबसे अहम रहनुमा हैं। नहीं, वो मंजर-ए-आम पे ज़रूर आएंगे, वो मंजर-ए-आम पे ज़रूर आएंगे, लेकिन जो सरबराह अमीरुल मोमिनीन का जो किरदार होगा जी, वो सरबराह हुकूमत जो है वो बनाया जाएगा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को। अच्छा, वो सरबराह हुकूमत उनको बनाया जाएगा। मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो सिर्फ जो सुप्रीम काउंसिल है उसको लीड करेंगे और अपनी मशावरत जो है वो उनको देंगे। अच्छा। दूसरी जो इस वक्त तक की जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें बातचीत बढ़ रही है आगे, वो कोशिश की जा रही है कि G7 का जो इजलास आपने जिक्र किया था कि उसमें कोई पाबंदियां और इस तरह का कोई थोड़ा सा झटका तालिबान को आज या कल में दिया जाए, तो ताकि जो इनखला है अगर वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए 1-2 दिन या हफ्ता, तो उसमें उनसे तौसील ली जा सके। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर जो अभी तक पुरअमन अफ़गानिस्तान है, काबुल पुरअमन है और अभी तक कोई खून खराबा नहीं हुआ, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे शायद कुछ इस तरह के मामला जो वो हो सकते हैं। आप ये देखें कि CIA चीफ तक मिल गए हैं, मुलाकात करके गए हैं उनको, और इसके साथ साथ बाकी जो अमेरिकन रहनुमा हैं वहाँ के, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे रब्ता करते हैं और ये सारी बातचीत जो है वो चल रही है। सही। और मशावरत भी होती है उनकी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये बात दुरुस्त है कि जो अफ़गान शहरी हैं, जब उनको वहाँ पे सरेआम माफ़ी दे दी गई है और कहा गया है कि किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा और वादा दिया है उन्होंने, तो फिर उनका वहाँ पे पैनिक होना या उनका जहाज़ भर भर के वहाँ से पाकिस्तान के ज़रिए से बराह रास्त या बराह रास्त परवाज़ों के ज़रिए से वहाँ से जाना, तो वो समझ से बालातर है। तो वहाँ के लोग जो हैं उनको एतमाद के लिए यानी कहा जा रहा है कि आप अपनी हुकूमत पे, तालिबान पे एतमाद करें। तो जो आपने बात की शुमाली इत्तेहाद वाली के पंजशेर की जो बात है, पंजशेर में हालात कंट्रोल में हैं और अहमद शाह मसूद जो है उनके साथ राब्ता भी इनका मौजूद है और उनको जो शुरा है, शुरा में भी उनकी नुमाइंदगी जो है वो की जाएगी, ताकि और उसका सूबे का जो कंट्रोल है वो भी उन्हीं के पास रहेगा। अच्छा। लेकिन ज़ाहिर है कि निज़ाम जो मरकज़ी होगा वो तमाम ही निज़ाम पूरे मुल्क में चलेगा। सही, ये तो आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हैबतुल्लाह जो हैं वो जो भी यहाँ पर मरकज़ी आप कहें कि लीडरशिप के ऊपर सदर कह लें, अमीरुल मोमिनीन जो भी ओहदा फायज करेंगे, वो हैबतुल्लाह के पास नहीं होगा, वो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर के पास होगा, जो चीफ निगोशिएटर रहे हैं, दोहा में रहे हैं, पाकिस्तान में कैद थे, उसके बाद रिहा होकर वहाँ पर निगोशिएशंस में और मुज़ाकरात में रहे। लेकिन बाबर डोगर साहब, अब जिस तरह बात हो रही है G7 इजलास, जी पाबंदियाँ तालिबान पे लगाने की, जिस तरह यहाँ 20 साल में ये सोच फेल हुई, तमाम CIA, एक तरफ CIA का सरबराह मिलकर जा रहा है, राबते भी हैं तालिबान से, सब कुछ है, लेकिन अब पाबंदी की भी बात हो रही है। तो माजी में भी देखा, जब तालिबान की पिछली बार 90 की दहाई में हुकूमत आई, तब भी पाबंदियाँ लगाकर कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो गया कि दहशतगर्दी की अमाजगा बन गया अफगानिस्तान, गुर्बत की, बेरोज़गारी की, तबाही की। तो ये फिर अगर इस तरह की पाबंदियाँ लगाएंगे
तो फिर तो वही है कि एक ही काम आप 2 दफ़ा करेंगे तो रिजल्ट मुख्तलिफ तो नहीं होगा। समा साहब, मेरा सवाल ये है कि पाबंदियाँ किस ग्राउंड पर लगाएंगे, किस बुनियाद पर लगाएंगे? तालिबान ने ऐसा कौन सी चीज़ की है? क्या वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है? क्या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? क्या तालिबान की वजह से अफगान शहरियों की ज़िंदगी ख़तरे में है? कोई एक लॉजिक, कोई एक वजह तो होगी जिसकी वजह से पाबंदियाँ लगाएंगे, मगर कौन सा ऐसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है? उससे कहीं ज़्यादा तालिबान ने तो कोई ह्यूमन राइट की वायलेशन अभी तक की नहीं है जब से काबुल फतह हुआ है। यहाँ पर कश्मीर में देख लें, वहाँ पर तो G7 ने आज तक कोई इजलास नहीं बुलाया। कश्मीर पे जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, 8 लाख फौज वहाँ पर तैनात है, उनके सारे राइट जो हैं वो कश्मीरियों के सलब किए हुए हैं। काबुल में क्या हुआ है? बैंक खुल रहे हैं, उसके बाद ये है कि लोग निज़ाम जिंदगी जो है वो रूटीन में आ रहा है। एयरपोर्ट पर है, जो कि एयरपोर्ट इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में है। उसामा साहब, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, गुलाम मुर्तज़ा साहब ने जो बात की है, मैं 100% मैं इस बात पे मुझे यकीन है कि अमेरिका ने जिनको इवैक्यूएट करना था वो कर लिया। अच्छा। अब वो खुद तालिबान से चाह रहे हैं कि सारी दुनिया में सबसे पहले अमेरिकी मीडिया जो है वो शोर मचा रहा है, यूरोपियन मीडिया जो है वो शोर मचा रहा है कि जनाब वहाँ पर जो बेचारे तालिबान फंसे हुए हैं वो तमाम लोग जो इनके ट्रांसलेटर रहे हैं या जो भी इनसे मुंसलिक रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी शायद ख़तरे में। एक प्रोपेगेंडा जो इंडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, तालिबान ने माफ़ी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए, हमने किसी को कुछ नहीं कहना, जो वर्स्ट तरीन दुश्मन थे हम उनको भी कुछ नहीं कहेंगे। कोई एक ऐसा वाक़या भी सामने नहीं आया जिससे यह पता चले कि जनाब उन्होंने ये इंतकामी कार्रवाई की है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि जनाब हमने किसी से कोई बदला नहीं लेना, ना कोई फहरिस्त है, ना कोई गिरफ्तारी की है, ये सब इस तरह। और जो आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो बाबर साहब ने बात की, ये अब यूक्रेन का जहाज़ जनाब अगवा हो जाता है। अब ये उनके नायब वज़ीर ख़ारजा ने पहले ये स्टेटमेंट दी यूक्रेन के, और फिर उसके बाद खुद ही कहते हैं जी, यूक्रेनी वज़ारत ख़ारजा कहती है कि जी नहीं, कोई हाईजैक नहीं हुआ। फिर पहले भारत की तरफ से उनके मीडिया में आ जाता है जी 150 हमारे लोग जनाब अगवा कर लिए गए, लापता हो गए हैं। ये भी एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, जिस तरह पाकिस्तान को जोड़ दिया जाता है तालिबान से, अफगानिस्तान के हालात से, ये उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। देखिए, यूक्रेन का जो हदूद अरबा है उसके मुताबिक ये देखें कि उसकी किससे दोस्तियाँ हैं और किससे दुश्मनियाँ हैं, तो उसी तनाज़र में आप बहुत अच्छे अंदाज में इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये अफवाह क्यों उड़ाई गई थी, फिर उसको वापस ले लिया गया। फिर ये कहा गया कि कोई त्यारा लापता नहीं हुआ, ना काबल पे उसको कंट्रोल हाईजैक किया किसी ने, ना वो ईरान की तरफ किया। तो 2 चीज़ें की गई, एक ये कि काबल से त्यारा जो है वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको उड़ाया गया, दूसरी बात फौरी तौर पे कि ईरान की तरफ चला गया जी। यानी कि दुनिया की तवज्जो प्रॉम्प्ट 2 चीज़ों की जानिब कि एक काबल और एक तेहरान। तो देखा जाए कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और इसके पीछे जो भी उनकी लॉजिक थी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योस नहीं बन सका। वो उस जहाज़ के अमले ने खुद रब्ता करके बताया कि हम तो इजीली यहाँ पे मौजूद हैं और खड़े हैं। काबुल एयरपोर्ट पर तो मुसलसल क्योस है गुलाम मुर्तज़ा साहब, वहाँ तो क्योस है मुसलसल, जहाँ पर अमेरिका की हज़ारों की तादाद में फ़ौज है, उनके दीगर लोग हैं, यानी CIA का सरबराह तक आ सकता है, वहाँ उनसे हालात कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? वो हालात की सूरत हाल देखें, वहाँ पे ये है कि जिन लोगों को अगर तो उन्होंने इवैक्यूएट करना है तो वो कर जाते, ले जाते उनको। आपने ये देखा कि वो जब एक जहाज़ पहले गया था जिसके नीचे बंदे जो हैं वो आके मर गए थे, फिर ऊपर उसके वो जहाज़ उड़ा, तो उसके बीच में से भी आपको पता है कि इंसानी बाकियात जो हैं वो बरामद हुए, फिर उसमें से लाशें भी गिरी। तो ये इस तरह के अगर ये इन्होंने ले जाना हो लोगों को तो डेफिनेटली वो ले जाएं, क्योंकि कंट्रोल उनके पास है। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी शहरी जो यूरोपियन शहरी हैं उनको कहा जा रहा है कि आप आ जाएं, अमेरिकन को कहा जा रहा है कि आप आ जाएं, लेकिन जो लोग वहाँ अफ़गानी जाना चाहते हैं उनको तो इस तरह क्लियर नहीं करेगा यूरोपियन कंट्री कोई भी, और ना ही अमेरिका क्लियर करेगा, तो उनको कहाँ ले जाया जाएगा? आप में से और हम में से कितने लोगों ने उनका हाल जानने की कोशिश की है जो अभी तक कतर में फंसे हुए हैं और वो खुले आसमान पर वहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ से गए थे, इनको ना वहाँ की उस तरह से शरीयत मिलनी है, सिर्फ ये दिखाने के लिए है। ह्यूमन राइट्स की ये बात जरूर की जाती है और उसके बाद इनको जानवरों से भी बदतर रखा जाएगा।
जी, अभी जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कतर में, जो इनकी हालत रखी गई है, जो जिस तरह का खाना फराहम किया जा रहा है, या जो माहौल है, या बच्चों शीरखार बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी जो हालत है, वो तमाम चीज़ें भी जहन में रखी जानी चाहिए। और ये इनको जो वहाँ से जाना चाह, देखें शाह से ज़्यादा शाह के वफादारियाँ जो की हुई हैं अमेरिका की अफ़गानियों ने, और जो ये चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी है इसको कैश किया जाए, तो वो ज़्यादा यानी कि वो अपने आप को समझदार गर्दानते हुए वो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ से आएँ। ज़ाहिर है कि अगर वहाँ पे कुछ सहाफ़ी हैं, डिप्लोमेट्स हैं, या दीगर मिशंस के लोग हैं, उन्होंने तो जाना है, वो फ़िलहाल वो जाएंगे, और उसके बाद फिर जब वहाँ पे गवर्नमेंट फार्म हो जाएगी, कुछ रुख सामने आ जाएगा, तो उसके बाद फिर दोबारा दुनिया फैसला करेगी कि कौन से मिशन वहाँ दोबारा खोलने हैं, कौन से लोगों ने वहाँ जाना है, और किस तरह से सफारती ताल्लुकात उनके साथ कायम करने हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योस है, और ये क्योस 31 अगस्त तक इसी तरह रहेगा। 31 अगस्त के बाद यानी कि 1 सितंबर से सूरत हाल जो है उसके खदोखाल वाजे हो जाएंगे, अफगान गवर्नमेंट के भी और अफगानिस्तान की सूरत हाल के भी, काबुल एयरपोर्ट के भी। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो बाबर साहब आप कह रहे हैं कि हालात बड़ी तेज़ी से नॉर्मल हो रहे हैं। अभी गुलाम रज़ा साहब ने कहा जी 31 अगस्त से डेट आगे बढ़ा दी जाए। ये एक आम ट्विस्टिंग है, एक ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है तालिबान पर। G7 का इजलास का और कोई मकसद नहीं है। मेन मकसद यही है कि किस तरह उन पर दबाव डाला जाए कि जी 31 अगस्त से मज़ीद आगे रखा जाए। तो ये किस लिए, लोगों को वाकई निकालने के लिए है? क्योंकि तुर्की से कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है जी लोगों को रख लें, लाखों लोगों को आप रखें। पाकिस्तान से कहा गया लाखों लोगों को आप रखें। भाई अगर आपने ले जाना ही है वहां पर, तो फिर इन ममालिक में किस लिए आपने रखना है? फिर वही बोझ डालकर उसके बाद ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और वहां पर ले जाकर भी क्या ये उनको शहरियत दे रहे हैं? इन लोगों को किस तरह से बसाया जाएगा? वहां पर तो अक़लियतों के खिलाफ हमने देखा है कि वो जो नॉन सिटीजन होता है उस पर तो तशद्दुद शुरू कर देते हैं वहाँ के लोग, और एक नफरत फैल जाती है। यही वजह है कि तालिबान जो है उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि वही लोग एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे जिनके पास गैर मुल्की पासपोर्ट होंगे। जो अफगान नेशनल है फिलहाल उनको एयरपोर्ट नहीं जाने दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक बात है। एयरपोर्ट पर वहाँ पर बैठे हुए हैं, ह्यूमिलेट हो रहे हैं। जो कतर में जिनका हाल है वहाँ पर आप अंदाज़ लें कि 3-4 हज़ार लोग हैं, एक वाशरूम है, पानी के लिए साफ़ पानी पीने के लिए नहीं है। तो उससे बेहतर है कि जो अफगानिस्तान में जो लोग बैठे हैं वहाँ पर इज्जत से बैठें, अपने घर में बैठें, और वहाँ पर जो आप जॉब कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं उसको करें। जब वो बार बार ये कह रहे हैं, जब बार बार ये कह रहे हैं, मीडिया को तो देखे ना आप, मैं आपको एक बात बताऊं, मीडिया दिखा रहा है कि ये तालिबान के आने से पहले वहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहती थीं, वहाँ पर ख़वातीन को पता नहीं क्या क्या सहूलियत हासिल थी जिसका कोई दुनिया नहीं, जो वेस्ट में गुमान नहीं कर सकते आप। वो पता नहीं क्या क्या था, कितनी आज़ादी थी, क्या था। तो जैसे ही आए अब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये भी तो एक फैलाया जा रहा है वहाँ पर, आप जितना मीडिया देख लेंगे जी क्या होगा, औरतों का क्या होगा, इंसानियों को क्या होगा, और जी लोग मार देंगे, ये मीडिया बंद हो जाएगा। तो ये भी तो चीज़ की जा रही है। उसामा साहब, लोगों का इत्मीनान आहिस्ता आहिस्ता बहाल होगा। आज उन्होंने वहाँ पर काबुल की हद तक गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बहाल कर दी है, बैंक खोल दिए हैं, लोगों से कहा है कि आके अपना काम करें। या तो ये बताएं कि उन्होंने ये कहा होगा जी ख़वातीन कोई ना आए, बाकी सारे मर्द आ जाएँ। ख़वातीन को भी उन्होंने कहा आप यूनिवर्सिटियों में जाएँ, आप कॉलेजेस में जाएँ, जहाँ जहाँ जॉब कर रही हैं वहाँ पर जाएँ। हाँ, उन्होंने एक काम किया, मैं सारे वेस्टर्न मीडिया में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत। सिर्फ ये है कि जी कि मैं जनाब मैं तो ये थी, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं तो ये थी, अब तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मेरा एक सवाल है, फ्रांस में खातून के जो है वो पर्दा करने पे पाबंदी है, उसका निकाब पहनने पे पाबंदी है। क्यों? उसको तो कोई सवाल नहीं करता, उसको तो कोई क्वेश्चन नहीं करता। तालिबान ने क्या कहा है? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप अपना काम ना करें, वो कह रहे हैं कि जाएं, अब जहाँ जहाँ जिसने जो काम करना है करे। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप पर्दा कर लें। पर्दा भी उन्होंने, ये नहीं है कि आप वो वाला बुर्का जो पूरा वो वाला नहीं है, जो शरई पर्दा है वो उन्होंने दिखा दिया है कि खातून रिपोर्टिंग कर रही है, खातून वहाँ पे एंकरिंग कर रही है। उन्होंने जिस तरह का पर्दा किया हुआ है वो कर दें। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको फॉलो करें। आप फ्रांस में जाके, अमेरिका में जाके, ये वेस्ट में जाके वहाँ की पॉलिसी जो है उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो आपकी बात सुनते ही नहीं है। और G7 या यूरोप जो है वो किस तरह से तालिबान को मना कर सकता है कि जनाब आप ये करें और आप ये ना करें? किस तरह से उनको गाइड कर सकता है? हाँ, अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो तो वो वहाँ पर फिर सारी दुनिया का मीडिया बैठा हुआ है। उन्होंने कोई मगरबी मीडिया, कोई बड़े बड़े जो चैनल हैं उनको उठा के बाहर नहीं फेंक दिया। वो वहाँ पर फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो लोगों को असली पिक्चर दिखा रहे हैं। मैंने जितने वहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं सारे मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूँ, अभी तक किसी चैनल से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। हाँ, सोशल मीडिया पर
गलत, झूठा, पुरानी वीडियो निकाल के एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इररेलेवेंट वीडियो निकाल के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। रेगुलर मीडिया पर अभी तक मुझे वहां से कोई चीज ऐसी जितने बड़े चैनल्स पर इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, BBC देख लें आप, दीगर चैनल्स पर देख लें, गुलाम रज़ा साहब जो उनके लोग यहाँ सर्व कर चुके हैं बरतानिया के दीगर आला तरीन ओहदों पर या जो अब भी हैं, वो ये कहते हैं कि आप तालिबान को मौका तो अब दें। उन्होंने यहाँ पर रहकर देखा है, जिन्होंने लड़ी हुई है जंग तालिबान से, अफगान तालिबान से, वो कह रहे हैं कि इनको मौका दें। पाकिस्तान के हवाले से शुक्र शबाद जो कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन किरदार है। तो जिन्होंने यहाँ वक्त गुजारा है, जिनको समझ है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन अगर दीवार से लगा दिया जाता है, पाकिस्तान तो मुसलसल कह रहा है कि जी अफगान कौम की तरफ देखें, इन लोगों का क्या होगा, 3.5-4 करोड़ लोग हैं, आप इनको अकेला नहीं छोड़ सकते, उनकी खातिर कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना होगा। लेकिन अगर तालिबान की नफरत में तालिबान जिस तरह इस दफा लग रहा है कि पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन अगर उनको धकेला जाता है तो फिर नुकसान किसका होगा? अफगान अवाम का। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे जो जितने भी इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, और वो आप ये जानते हैं कि वो वार रिपोर्टिंग करते रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहे हैं। 20 साल से वहाँ पे लोग जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं और शटल करते हैं अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ के और अफ़गानिस्तान के दरमियान। तो वो तो वहाँ पे बता रहे हैं कि कोई अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं है, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही है और किसी भी लिहाज से वहाँ इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये ज़रूर एक-दो जर्नलिस्टों से जो हमारे राब्ते हुए हैं उनमें ये पता चला है कि वो अगर वापस जाना चाहते हैं तो वहाँ पे फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है वहाँ उनको, वहाँ से अगर वो निकलना चाहते हैं तो निकलने के लिए काबिल रिपोर्ट पे। बाकी और वहाँ रहने के लिए या वहाँ की सूरत बिल्कुल साजगार है। सर एक बड़ा एक अहम मुर्दा से एक बड़ी अहम चीज़, मैं परसों CNN की जो रिपोर्टर है काबुल में, मैं उसका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, देख रहा था, उसमें वो ये कह रही थी एक चैनल पे, उस पर उसने कहा कि एक खातून जो थी वो एक दुकान पे गई ख़रीदने के लिए कुछ चीज़ें, तो दुकानदार ने उसको कहा कि तुम निकाब करो। उसने कहा कि वहाँ पर तालिबान जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। वो खातून वहाँ पर दुकान पर गई, ख़रीद के वापस आ गई, किसी तालिबान ने उसको नहीं रोका, किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ दुकानदार ने कहा। और दुकान उसने ये भी कहा कि दुकानदार को भी तालिबान ने नहीं कहा। बहुत से इलाकों में हालात का जिक्र मैं कर दूं कि वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 20 साल के बाद जो है वो कुछ अमन देखा है। तो पहली चीज़ तो वहाँ के लोगों को अमन तो कम से कम नज़र आ रहा है कि अल्लाह करे कि ये अब बेहतरी जो अफगानिस्तान में नज़र आ रही है ये तेज़ी से जारी रहे। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या PDM फिर अंगड़ाइयाँ ले रही है। शहबाज शरीफ साहब कराची जा रहे हैं, लेकिन एक धचका कराची में नून लीग को बहुत जोर का लगा है। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला, अब पता चला। बच्ची कुची PDM जलसे के लिए तैयार है। 27 तारीख को जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और कराची पहुंचेंगे। वहाँ पर फिर जलसे में भी वो मौजूद होंगे। अब मरीम साहबा के बारे में भी अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं पता, लेकिन अभी तक यही नज़र आता है कि जहाँ शहबाज शरीफ हों, मरीम साहबा कहती थी वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि मरीम साहबा शायद वहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ नज़र आई है वो ये है कि नून लीग में दराड़ें इससे पहले कि शहबाज शरीफ साहब पहुँचते वो नज़र आ गई हैं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और कुछ अर्सा पहले कोई लड़ाई हुई थी, वहाँ पर पोस्टर्स फाड़ दिए गए थे लीडरशिप के और दावा बोल दिया गया था कि जी टिकट से नहीं, कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ पर टिकट सही अलॉट नहीं किए गए, तो नून लीग के लोग आपस में लड़ पड़े। उस पर जनाब नाराज़ होकर मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्ताफ़ी हो गए। तो ये बाबर डोगर साहब अभी तो वहाँ पर मैदान सजना था, वहाँ भी जलसा होना था। नून लीग ज़ाहिर है एक बड़ी जमात, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का वोट बैंक भी नज़र आता है। उससे पहले एक ये धचका, और दूसरा ये कि वहाँ पर अगर मरीम साहबा नहीं जाती तो कमी तो महसूस की जाएगी, क्योंकि क्राउड पुलर कहा जाता है। सामा साहब, सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिज़ाइन क्यों किया, इसकी पीछे स्टोरी क्या है? आपको पता है कि जब वहाँ पर कराची में मुस्लिम लीग के जो दफ्तर था वहाँ पर लड़ाई हुई, हुल्लड़बाजी हुई, कैंटोनमेंट बोर्ड की जो टिकटें थी उस पर, और उस पर शहबाज शरीफ के हक़ में और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे भी लगे, मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ भी नारे लगे। उसके बाद हुआ ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उन्होंने एक लेटर लिखा एहसन इकबाल साहब को, जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं।
कि ना ये वो लोग हैं, इनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। उनमें वो पार्टी के जो कराची के पार्टी के जो सदर थे उनका नाम भी शामिल था। अब उन पे चार्ज ये था कि जी उन्होंने तोड़फोड़ की है, उन्होंने इंसल्ट किया है, उन्होंने शहबाज शरीफ के हक़ में नारे लगाए हैं और नवाज शरीफ और मरीम के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं। एहसन इकबाल साहब ने वो जो लेटर था और जो एप्लीकेशन थी वो उन्होंने अपने पास रख ली। अब मिफ्ता इस्माइल जो थे वो बार बार जोर दे रहे थे कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जबकि शहबाज शरीफ की वाज़ेह डायरेक्शन थी कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना। अच्छा, तो जब शहबाज शरीफ की डायरेक्शन थी पार्टी के सदर की इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना, तो उस पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। जब एक्शन नहीं लिया तो मिफ्ता इस्माइल ने थ्रेट किया था कि अगर इन लोगों के खिलाफ एक्शन ना लिया तो मैं फिर पार्टी से रिज़ाइन कर जाऊँगा। तो इसका एक वाज़ेह इशारा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नहीं चाहते कि ये जो लोग हैं वो जाएं। मिफ्ता इस्माइल ने जाना तो जाएं। अब मिफ्ता इस्माइल उनकी लॉयल्टी किसके साथ ही बिल्कुल क्लैरिटी है। उनको पार्टी का टिकट किसने दिया था इसकी भी क्लैरिटी है। मरीम के खासुल ख़ास थे, नवाज शरीफ के खासुल ख़ास थे, लेकिन शहबाज शरीफ उनको पसंद नहीं करते थे। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में शहबाज शरीफ ने जितनी मीटिंग भी की हैं उनमें कभी मिफ्ता इस्माइल को बुलाया हो या उनसे मीटिंग की हो। और शाहिद खान अब्बासी साहब की काबीना का हिस्सा थे ना, मेरा ख्याल है बिल्कुल उनकी काबीना का हिस्सा थे। तो एहसन इकबाल ने उनके कहने पे किसी एक वर्कर, किसी एक बंदे, किसी एक पार्टी के अहदेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने थ्रेट किया मैं रिज़ाइन कर दूँ। उन्होंने कर दें, आपकी मर्ज़ी है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि पार्टी के अंदर तकसीम और पार्टी के अंदर होल्ड शहबाज शरीफ का बढ़ता जा रहा है। मरीम नवाज जो है उन्होंने कुछ दिन पहले मरीम नवाज ने कुछ दिन पहले कहा था वो कराची जाएंगी और जलसा करेंगी। उसके बाद जब मरीम औरंगज़ेब से पूछा गया उन्होंने कहा जी अभी इस पर कंसिडर किया जा रहा है, गौर किया जा रहा है। मेरी इत्तला ये है कि शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर पार्टी को कह दिया था कि अगर मरीम गई तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो लग रहा है कि मरीम अब नहीं जाएंगी, शहबाज शरीफ ही जाएंगे। एक चीज़ तो क्लियर है, अगर मरीम गई तो फिर शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे। लेकिन अब चूँकि मरीम खामोश हो गई हैं तो लग रहा है कि उनको कन्वे कर दिया गया कि उन्होंने कराची नहीं जाना और शहबाज शरीफ ने ही जाना है। और शहबाज शरीफ के जाने से पहले आप उनको एक डेंट भी डाल दिया गया पार्टी की तरफ से। मिफ्ता इस्माइल जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दी है। तो ये वाज़ेह इंडिकेटर है कि पार्टी के ऊपर शहबाज शरीफ जो है अपना कंट्रोल जो है बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आर पार गुलाम मुर्तज़ा होना था, अब वो आर पार वाली बात तो कहानी ख़त्म हो गई है। तो नून लीग से आर पार हो रहा है मामला। अब मरीम साहब अगर नहीं जाती तो फिर शहबाज शरीफ साहब तो पार्लिमानी सियासत के हामी हैं, फिर क्या हासिल होगा? सब कुछ तो कर लिया, फिर ये जलसा जुलूस अब किस लिए? नहीं, जलसा जुलूस जो है वो तो ज़ाहिर है कि खून को गर्म रखने के लिए पार्टी वर्कर्स का ये बहुत ज़रूरी है और तमाम सियासी जमातें वहाँ इकट्ठी होंगी और शहबाज शरीफ ही जाएंगे वहाँ पे, ये फ़ैसला हुआ है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्योंकि वहाँ ज़िम्मेदारी दे दी गई थी, आपको मैं बताऊं कि ज़िम्मेदारी उनको दी गई थी जिन्होंने मिफ्ता साहब को गालियाँ निकाली थी। उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी कि आप अपने लोगों को इकट्ठा करें, बड़ा शानदार इस्तकबाल होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब का 27 को। अच्छा। फिर वो रैली की क़यादत भी करें, लोगों को बुलाएं। इनको इग्नोर किया गया था और इनसे नहीं कहा गया था कि आप आएँ या आपने कुछ इंतज़ामात करने हैं। यानी वो जो बाबा डोगर साहब कह रहे हैं, वो जिन लोगों ने उस दिन पोस्टर फाड़े थे, गुस्से का इजहार किया था, जिनके खिलाफ ये कह रहे थे कार्रवाई करें, इत्तला भी उनको फराहम की गई है कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो आप लोगों ने देखना है बाकी सारी सूरत हाल को। उस वजह से फिर इन्होंने कहा कि भाई बेहतर है मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। उन्होंने कहा आप रिज़ाइन देख लें, मर्ज़ी है। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो अभी सूरत हाल 27 को मज़ीद वाज़ेह होगी। तो ये भी था कि शायद जो बाकी पार्टी अहदेदारान हैं जो इनके साथ थे 5-4 लोग, उन्होंने भी रिज़ाइन जो है अपने भेज दिए कि हम नहीं चल सकते। तो इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे ये है कि जो मरीम नवाज़ के लोग हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो जहाँ जहाँ शहबाज शरीफ जाएंगे वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अच्छा। लेकिन आप जानते हैं दो सवाल है, एक तो लोग कौन इकट्ठे करेगा वहाँ पर? फजलुर रहमान साहब का यकीनन मदारिस का एक है और ख़ासतौर पर इंटीरियर सिंध में तो बहुत ज़्यादा है। फिर ANP का था, असल पीपल्स पार्टी का वहाँ पर हो सकता है क्योंकि हुकूमत भी उनकी है। वो 2 जमातें तो गई।
ANPP और पीपल्स पार्टी तो अब है नहीं हिस्सा PDM का, तो बाकी अब कौन लोग इकट्ठे करेंगे? एक तो ये बात, और दूसरा ये कि क्या मरियम इतनी आसानी से ये हार तस्लीम कर लेंगी कि उनके ग्रुप के एक अहम शख्स को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाए और वो अब इसको बर्दाश्त कर लेंगी? सबको नज़र आ जाएगा, हम भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, सब लोग डिस्कस करेंगे, ये देखें ये तो शहबाज शरीफ साहब आगे हैं, मरियम साहिबा का ग्रुप तो बिल्कुल साइडलाइन हो गया, तो ये वो चुप करके बैठ जाएंगी? नहीं, चुप करके तो नहीं बैठती हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार कोई एक आध छुरली वो भी छोड़ेंगी, चीज़ चलती रहेगी इस तरह। लेकिन ये फैसला किया गया है अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि शहबाज शरीफ साहब ही आगे पार्टी को लेकर चलेंगे, और वहाँ पे जो जलसा है उसके लिए भी वहाँ के जो ओरिजिनल वहाँ पे वर्कर हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हैं, वो तैयार हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को रिसीव करने के लिए भी, और वो रैली के लिए भी इंतजाम उनको कहा गया है वो करेंगे। तो जाहिर है कि अब वो इन्हीं के ज़ोर पे मिफ्ता साहब वहाँ पे MNA बनते थे और मिफ्ता साहब वहाँ से वज़ीर भी बने या MOS बने फाइनेंस के। जी। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त उन्हीं के हाथ में है जिनके पास एक्चुअल स्टेट पावर है। तो ये शो शहबाज शरीफ जितना वो लगाना चाहते हैं उतना तकरीबन वो 27 को लगा लेंगे। बाकी मरकज़ी की आदत है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर देते हैं कि शहबाज शरीफ सदर नहीं हैं, तो फिर तो ज़ाहिर बात है फिर मरियम नवाज़ आएगी और वो करेंगी। लेकिन उन्होंने आज तक ये फ़ैसला नहीं किया। उनको पता है कि सदर जो है वो उसकी क्या हैसियत है और उसके पास कौन से इख्तियारात होते हैं, क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो इख्तियार अभी शहबाज शरीफ साहब के पास पहले से था, लेकिन प्रैक्टिकली अब उनके पास आना शुरू हो गया। एक बात बाबर साहब जो आप करते हैं कि जी ये तभी इकट्ठे होंगे जब इन पर कोई नैब का या इस तरह केसेस होंगे, तो अब वो फिर बुलावा आता है शहबाज शरीफ साहब को और वो फिर जलसा में चले जाते हैं। ये इत्तेफाक है या ये सोच लेते हैं कि जी बुलावा आने वाला है तो जलसे में चलो, ये दबाव के लिए होता है? ये क्या चक्कर है? आप तो कहते हैं ना सब इकट्ठे हो जाएंगे अगर अब भी केसेस आए, शेख रशीद साहब भी कहते हैं। माजी में हम देखते रहे हैं, आप देखें कि जब इलेक्शन थे तो शहबाज शरीफ के जब इलेक्शन था तो उस वक्त भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया। नेशनल असम्बली में कोई एक ऐसा इलेक्शन नहीं था जो इन्होंने कंसेंसस के साथ लड़ा हो, हर एक में अल्टीमेटली इनकी लड़ाई हुई। लेकिन ये बाद में फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे उस वक्त होते हैं जब नैब का शिकंजा इनके गिर्द तंग होता है, तो फिर ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उस वक्त फिर इनको जो लुटी हुई दौलत है वो बचानी होती है, क्योंकि वो जरदारी साहब या नवाज दोनों का स्टे इकट्ठा होता है तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। सर अब पार्टी का क्या होगा, मुझे बताएं कि कब तक इस तरह से चल सकेगा? ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, कोई माने ना माने। मरीम साहब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जाती हैं तो शहबाज शरीफ नहीं आते, उसके बाद मीटिंग होती है, शिकायतों का सिलसिला शुरू होता है कि जी शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं पार्टी में एक ही बयानिया है, पार्टी कोई अलग नहीं है। फिर पार्टी के लोग आकर टेलीविज़न पर आकर कहते हैं, शाहिद खान अब्बासी शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलते हैं, राना तनवीर जो हैं उनको सबक सिखाते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम क्यों इस तरह बोल रहे हो सदर के खिलाफ पार्टी के, ये सब कुछ होता है। तो अब कराची जलसे में भी जब ये नजर आएगा कि मरियम अलग हैं, शहबाज शरीफ अलग हैं, ये कब तक पार्टी बर्दाश्त कर सकेगी, कब तक कारकुन ये चीज़ बर्दाश्त कर सकेंगे? तो ये तो कोई तो फैसला पार्टी को लेना है या इसी तरह ही चलता रहेगा? साहब मुझे लग रहा है कि इसी तरह से चलता रहेगा। मरियम जब तक यहाँ पर बैठी हुई हैं, मरियम आराम से नहीं बैठेंगी, खामोश होकर नहीं बैठेंगी। हो सकता है कि वक्ती तौर पर फिलहाल उनको दबा दिया गया हो, लेकिन अल्टीमेटली वो दोबारा असर्ट करेंगी। उनके पीछे एक पूरा ग्रुप है, उनके पीछे शाहिद खान अब्बासी हैं, बहुत सारे उनके अपने लोग हैं, बहुत सारे लोग मरियम की तरफ देखते हैं। तो ये तो नहीं हो सकती कि मरियम अपनी सियासत तो दाव पर नहीं लगा सकती। अगर उन लोगों को मायूस कर देती हैं और घर में बैठ जाती तो इसका मतलब मरियम सियासत से आउट हो गई। तो वो इसलिए तो वो नहीं है कि वो आउट होने के लिए तो नहीं सियासत में आई। यानी तो मुझे ये लग रहा है कि ये लड़ाई चलती रहेगी। कोरोना टेस्ट मंफी आया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो माइनस नहीं होना चाहती सियासत से। गुलाम रज़ा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? माइनस तो वो नहीं होना चाहती, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो अगर मसलत पसंदी उनको या पॉलिटिकल उनकी विजडम जो है वो काम करती हो, तो फिर इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें शहबाज शरीफ साहब बेस्ट चॉइस हैं। और उनको घर से भी ये एतमाद मिलना चाहिए। लोग तो उनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार हैं और बहुत से लोग एतमाद कर भी रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप पार्टी को लीड करें और आगे बढ़ें।
मैं बार बार कहता हूं कि जो पूरी तरह से लीड करने दिया जाए। लेकिन क्या मरियम ये बर्दाश्त करेंगे कि शून से अलहदा हो जाए? अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। इस्तीफा हुकूमत की तरफ से भी आ गया है, ये सिर्फ ये नहीं कि नून लीग के एक अहम रुकन ने इस्तीफा दे दिया है, हुकूमत की तरफ से इस्तीफा भी आया है। क्यों आया है, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी बराए ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और वही मसला कि जब एक टीम होती है, कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता है सबको साथ ले चलना। कहते हैं ये ओपनिंग मैं करूँगा, और अगर किसी दूसरे खिलाड़ी को ओपनिंग मिल जाए तो वो कहता है जी मैं तो खेल ही नहीं रहा फिर टीम में। फिर वो 12वां खिलाड़ी बनने को तैयार हो जाता है या टीम ही छोड़ने को तैयार हो जाता है। लगता है उनके साथ भी यही हुआ है। डॉक्टर वक़ार मसूद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा जा रहा है कि जी जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब, उनसे कोई बननी नहीं थी, ये जो कुछ करना चाहते थे शौकत तरीन साहब इनकी सुनते नहीं थे। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये होता है फिर टीम में सारे नहीं चल पाते, हर कोई खुश नहीं होता, और ये पहले आदमी नहीं हैं और पता नहीं अगले 1.5 साल में हम ये भी नहीं कह सकते आखिरी आदमी होंगे जो इस्तीफ़ा देंगे। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इस्तीफ़े आ चुके हैं कप्तान की टीम में। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। डॉक्टर वक़ार मसूद जो हैं उन्होंने ये ख़बर ख़ुद चलवाई है अपने चंद दोस्तों को कहकर कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अभी तक उन्होंने जो दस्तावेज़ात की शक्ल में रिटन अपना इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा, बल्कि एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की है उन्होंने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पर, क्योंकि शौकत तरीन साहब जो हैं वो कुछ अरसे से देख रहे थे कि जो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से कामयाबियां हासिल हो रही हैं, डॉक्टर वक़ार मसूद साहब बड़े चुपके से उनको अपने क्रेडिट में डाल लेते थे और वज़ीर आज़म तक भी इस तरह की बातें पहुंचाई गई हैं। एक सोर्स हैं बहुत करीबी, उनका एक जुमला उन्होंने कहा कि शौकत तरीन साहब का ये ख्याल है कि बारीक वारदात डाल रहे हैं डॉक्टर वक़ार मसूद साहब। तो हाँ, तो वो इस तरह की सूरत हाल थी। बाकी वो जो भी काम करना चाहें, ज़ाहिर है वो मतहत थे वज़ीर ख़जाना के, उनकी पॉलिसीज़ को टोक करना, वज़ीर ख़जाना की पॉलिसीज़ को टोक करना डॉक्टर वक़ार मसूद साहब ने करना था। और दूसरी ये है कि अभी जो IMF का प्रोग्राम भी है, तो बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता कि SDR क्या होता है और ये पैसे जो पाकिस्तान को 2 अरब 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे, ये क्या होगा, ये कैसे हैं, ये 650 अरब डॉलर से डिफरेंट चीज़ है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है, ये सारी चीज़ें जो हमारे शौकत तरीन साहब हैं उनको तो इल्म है, उनको पता है इन चीज़ों का। तो वो चाहते ये हैं कि कुछ ऐसे कंसर्न्स क्वार्टर्स को वो रिपोर्ट पेश करते रहे कि जो काम भी अब हो रहा है वो डॉक्टर वक़ार मसूद साहब ही कर रहे हैं। तो ये इसकी हकीकत है। और अब मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ये ट्वीट्स और ये कहलाया जाएगा, वज़ीर आज़म को टैग करके लिखा जाएगा कि जी एक ही शख्स है जो समझते हैं इकॉनमी को, उनके बगैर इकॉनमी चल ही नहीं सकती, इनको ना जाने दिया जाए, इनको रोक लिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है जो इस खबर के पीछे हकीकत ये है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, चलें जैसे भी है, ये धचका आप कह लें जो भी है, कोई अच्छा तो नहीं एक हुकूमत के लिए इम्पैक्ट आता कि जी एक आदमी जो है एक मुआविन खुसूसी है वो इस्तीफ़ा दे रहा है, छोड़ के जा रहा है। ज़ाहिर आपने खुद चुनाव किया था, उसको खुद चुना था, उसको आपने सोचा था कि साथ चलेगा, उससे बेहतरी होगी, चलें वो भी गया। लेकिन ये तो खबर दब जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ गई कि जी 2 अरब 77 करोड़ डॉलर मिल गए हैं पाकिस्तान को। फिर तारीख़ में इतने लेवल पर हमारे कभी भी नहीं थे ज़र मुबादला के ज़खायर, तकरीबन अब कुल मिलाकर 27 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। 20 अरब डॉलर से तो सिर्फ स्टेट बैंक के ज़खायर जो है तजावुज़ कर गए। तो ये जिस तरह भी आए, कर्जा लिया, जो भी हुआ, वबा आई, जो भी है, लेकिन तारीख़ में 70 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौमी ख़जाने में अगर कहीं रकम या डॉलर्स आए तो वो आज की तारीख़ में है। तो
तो ये एक हुकूमत क्रेडिट तो इसका लेगी और जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी पर आएगा, एक गुडविल पर आएगा। और साथ ये इमरान खान साहब इस पर भी बड़े खुश हैं कि हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कहा जाता है या कारोबार में आसानी जिसको कहा जाए, वो भी उसमें भी आप देखेंगे एक बड़ी जंप लगी है, कारोबारी एतमाद में रिकॉर्ड बेहतरी आई है, सर्वे ये कहता है। तो ये दो बड़ी खबरें जो हैं ये इस्तीफे को तो दबा जाएंगी। इस्तीफ़ा तो दब जाएगा या वापस हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब अगर इंटरवीन करेंगे और अगर खामोश रहे तो फिर ये इस्तीफ़ा देना भी पड़ सकता है और डॉक्टर साहब की जान छूट जाएगी। लेकिन जो आप फिगर्स दे रहे हैं उन फिगर्स को बुनियाद बनाकर आप ये सिर्फ एक चीज़ चेक करें कि आपका डॉलर रोज़ाना क्यों फ्लाइट कर रहा है। वो अगर आपके रिजर्व इस हद तक आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू हो गए हैं तो डॉलर तो पिछले 10 दिन में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है। सर वो इसकी क्या वजूहात सर है? वो इकोनॉमी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है? वो लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है? देखिए दौर में होता था इम्पोर्ट की चीजें ज्यादा आ रही हैं। सर तेल इम्पोर्ट पहले से ज्यादा होने लग गया है, दीगर चीजें ज्यादा इम्पोर्ट होने लग गई हैं, तो डिमांड बढ़ गई। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप स्टॉक की सूरत हाल को आम आदमी की ज़िंदगी से या पैसों के ज़खायर को आम आदमी की ज़िंदगी से नहीं जोड़ सकते। मगर रोजाना आम आदमी की ज़िंदगी में तभी फर्क पड़ेगा। रोजाना गैस के अगर आपके डॉलर के ज़खायर 10 अरब डॉलर पर होंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ जाएगी 27 अरब डॉलर की निस्बत। तो उसकी ज़िंदगी में तभी बेहतरी आएगी, मुल्क में बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर अब अगर इन्होंने समझते हैं जी पेट्रोल को ऊपर नहीं जाने देना तो हम थोड़ा बहुत उसको और नीचे कर लेते हैं, तो वो यहीं से उसको सपोर्ट देंगे। कुछ अरब डॉलर जनाब 1-2 अरब डॉलर निकालने पड़ेंगे कौमी इंसान कम होने। और वैसे भी एक इम्पैक्ट तो जाता है मतलब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपकी साख बेहतर होगी इंटरनेशनल मार्केट में। मैं मानता हूँ आपकी बात कि आम आदमी को इससे क्या गर्ज है कि जनाब आपका 100 अरब डॉलर पर पहुँच गया, उसके घर में तो कुछ नहीं आया, उसके घर में तो बेहतरी तब आएगा महंगाई कंट्रोल हो, कुछ चीज़ों की कीमतें कम होंगी तभी बेहतरी आएगी। ये मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। बाबर साहब आप क्या कहते हैं इस्तीफे पर? और ये दो जो बड़ी अच्छी खबरें हैं, इमरान खान साहब बड़े खुश हैं और बहरहाल ये एक रिकॉर्ड तो अब बन गया है। इमरान खान साहब इसका क्रेडिट भी लेंगे, हुकूमत भी लेगी कि देखिए कितने डॉलर आ गए। शौकत तरीन ने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 3-4 दिन पहले, उसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान को SDRs की मद में IMF से तकरीबन 2.70 जो बिलियन डॉलर हैं वो मिलेंगे और उसके 2-3 दिन के बाद वो पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में आ भी गए। तो वो तो उसमें ना शौकत तरीन का कोई कारनामा है ना किसी वकार मंसूर का कोई कारनामा है, वो तो एक फंड था सारी दुनिया की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी को तो धचका लगा था। तो IMF ने अब अगले महीने कहा जा रहा है IMF का जो प्रोग्राम है बाबर साहब अगले महीने बांटा, सर अगले महीने IMF का प्रोग्राम अगर दोबारा शुरू हो जाता है, IMF का प्रोग्राम अगर दोबारा शुरू हो जाता है जो रुक गया हुआ है क्योंकि कुछ शर्तें नहीं मानी गई, वो बिजली सर कौन सी शर्त नहीं मानी गई? सर बिजली मुझे ये बताएं कि आपने कौन सी शर्त नहीं मानी? आपका पेट्रोल आगे गया, पहले गैस, बिजली, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे फिर प्रोग्राम शुरू होगा। नहीं गुलाम मुर्जा साहब, गैस बिजली के नर्ख तो बढ़ा दिए इन्होंने, पेट्रोल के पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए, फिर आपका प्रोग्राम शुरू होगा। तो वो उस पर अमल दरामद तो हो रहा है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ये कीमतों की कीमतें बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमत इन्होंने बढ़ा दी, गैस की कीमत इन्होंने बढ़ा दी। तो कहां पर अवाम को सब्सिडी जो है वो कम कर रहे हैं, तो उस पे अमल दरामद तो हो रहा है। मालियाती इदारे कहते हैं जो मुल्क कर्ज पे चल रहा है वो आपको कहते हैं जी IMF के प्रोग्राम के साथ चलोगे तो हम आपको मजीद कर्ज देंगे। सर हम ये दिखा ये रहे हैं कि हम अमल नहीं कर रहे। $2.7 बिलियन जो हैं उसामा गाजी साहब, हमें कोई कर्ज नहीं, आप जिस तरह मर्जी इसको कम करें। आप बिजली बना रहे हैं 15 रुपए की, आप 6 रुपए की कैसे बेचेंगे? 2.4 ट्रिलियन आपका जो है सर्कुलर डेट हो गया है, गर्दिशी कर्जा आपका 2.4 है और ये जी 2400 अरब रुपया जो कि 1200 अरब था पिछले जब हुकूमत गई है। अच्छा उसके बाद आप ये देखें कि ये 1200 अरब जो चढ़ गया है, इसको आपने 300 यूनिट तक के लोगों की सब्सिडी खत्म कर दी है। अब आने वाले बिल जो आएंगे ना तो आपके घर के जो मुलाजिम हैं वो ये मसला हल नहीं हो सकता। जब 3 साल से पहले सर्कुलर डेट का मसला नहीं हल हो सकता तो फिर ज़ाहिर है IMF की शर्तें माननी पड़ेंगी। अगले महीने कहा जा रहा है कि प्रोग्राम दोबारा शुरू हो जाएगा। बहरहाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा लेवल पर पहुँच चुके हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।